दोस्तों, हिंदुओं के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य का जो अपमान योगी सरकार ने किया, ऐसा शायद हिंदुस्तान में अब तक किसी सरकार ने नहीं किया होगा। और योगी आदित्यनाथ की आलोचना की सजा उन्हें इतनी बुरी मिलेगी, इतनी भयानक मिलेगी, शंकराचार्य ने कभी ये सपने में नहीं सोचा होगा। अब खबर ये आ रही है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, केस दर्ज करने के आदेश हो गए और ये आदेश प्रयागराज के पॉस्को कोर्ट ने जारी किए। शंकराचार्य पर 2 बाल शिष्यों का, जो उन्हीं के शिष्य थे, ऐसा कहा जा रहा है, यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। और भारी बदनामी वाले इस मुकदमे में शंकराचार्य को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। अब दोस्तों, शंकराचार्य पर यह मुकदमा फर्जी है, असली है, इसके पीछे बदले की भावना है, या शंकराचार्य से योगी इतना नाराज हैं कि वो इस हद तक पहुंच गए, या फिर शंकराचार्य ने जिस तरह से योगी की आलोचना की माघ मेले में जब साधु संतों की पिटाई हुई, या फिर कुंभ मेले में जब भगदड़ मची और बहुत से लोगों की जान चली गई, श्रद्धालुओं की, और तब शंकराचार्य ने योगी सरकार की आलोचना की कि मामले को दबाया जा रहा है, उसके पीछे जो भी पृष्ठभूमि हो। अब ये केस फैब्रिकेटेड है, फ्रेम किया गया है, फर्जी है, संदिग्ध है या सही है, ये आप खुद तय करिएगा, लेकिन मैं कुछ बातें शुरू में क्लियर करना चाहता हूं। फैक्ट नंबर 1, जिस शंकराचार्य की साख मिट्टी में मिलाई जा रही है, उसी शंकराचार्य के पैर योगी जी के बिग बॉस, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक तौर पे छूते आए हैं। पॉइंट नंबर 2, जिस शंकराचार्य को जेल भेजने की तैयारी हो रही है, उसी शंकराचार्य को योगी जी के जो सबॉर्डिनेट हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, वो उन्हें कहते हैं कि ये भगवान रूपी संत हैं, मैं इनके आगे नतमस्तक हूं। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं इस घटना के बाद भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। पॉइंट नंबर 3, और जिस शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की जो इज्जत है, साख है, तार तार की जा रही है, सदियों से शंकराचार्य परंपरा चली आ रही है, और इन्हीं शंकराचार्य की जिस तरह से आप कह सकते हैं पूरी बेइज्जती की जा रही, बदनामी की जा रही है, उसी शंकराचार्य की बदनामी के मुद्दे पर योगी जी के एक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक भिड़ गए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि शंकराचार्य, उनके साथ जो ब्राह्मण थे, उनकी चोटी खींची गई, ये अपराध है और ये बही खाता कहीं ना कहीं लिखा जाएगा इस जुर्म का। कौन कह रहा है? योगी जी के डिप्टी सीएम। तो योगी जी के जो बॉस हैं मिस्टर मोदी, और योगी जी के जो सबॉर्डिनेट हैं 2 डिप्टी सीएम, दोनों ही शंकराचार्य के साथ खड़े दिखते हैं। और एक और संयोग देखिए कि चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो, जितने भी ये बीजेपी के लीडर हैं, ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से सहज नहीं, कंफर्टेबल नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, लखनऊ में दबी जुबान सत्ता के गलियारे में ये बात सबसे सुन सकते हैं। अब दोस्तों, आते हैं असली केस पर। ये जो आज आदेश जारी हुए हैं कि साहब मुकदमा दर्ज करिए तुरंत, एडिशनल सेशन जज के आदेश हैं और जेल भेजने की तैयारी है, संगीन मामला है, बदनामी का सबब है, सही है गलत है, इस तो मैं आगे आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा। लेकिन एक बात क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कही जाती है कि अगर केस फैब्रिकेटेड है, केस अगर फेक है, फ्रेम किया जा रहा है, किसी को फंसाया जा रहा है, तो वो केस अदालत में ज़्यादा लंबा खिंचता नहीं है, यानी झूठ के पाँव नहीं होते। की गवाही की वो सब पूरी हो सकेगी, तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे।
जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। अब दोस्तों, शंकराचार्य के चेहरे पर शिकन तो नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस तरह के आरोप उन पर लगे, बदनामी तो हो रही है, साख तो मिट्टी में मिलाने की कोशिश तो हो रही। लेकिन मैं आता हूं सीधे केस पर, और केस पर आने से पहले मैं चाहूंगा कि एक तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर आ रही है, ये आशुतोष ब्रह्मचारी की है। वैसे इनका नाम बताया जा रहा है आशुतोष पांडे। अब इन पर बहुत से केसेस हैं जिसका जिक्र शंकराचार्य ने भी किया है। उनकी जो हिस्ट्री शीट है, कई अपराध हैं आशुतोष पर, और उनकी हिस्ट्री शीट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरी सोशल मीडिया में वायरल है। मेरा पहला जो संदेह है वो ये है कि आखिर आशुतोष ब्रह्मचारी जैसा संदिग्ध व्यक्ति जिसकी एक हिस्ट्री शीट है, वही इस मामले में कंप्लेनेंट क्यों है, वही इस मामले की पैरवी क्यों कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, आशुतोष ब्रह्मचारी उस लॉबी को बिलोंग क्यों करते हैं जिनसे शंकराचार्य की बनती नहीं। यानी जो साधु या कुछ साधु जो योगी जी के साथ हैं, उन्हीं के साथ उठते बैठते क्यों हैं आशुतोष ब्रह्मचारी। यानी ये जो केस है शंकराचार्य पे जो दर्ज कराया गया है, उसको जो इनिशिएट कर रहा है वो पहले से ही उसका 36 का आंकड़ा शंकराचार्य से। अब दोस्तों, मेरा जो दूसरा शक है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो घटना बताई गई कि जिस दिन इन दो बालकों के साथ यौन शोषण होता है, शंकराचार्य और उनके एक और शिष्य वो करते हैं, वो तारीख 18 जनवरी है। अब 18 जनवरी वो तारीख है, 18 जनवरी वो तारीख है जिस दिन शंकराचार्य पर आप कह सकते हैं हमला होता है। शंकराचार्य के साथ जो बटुक ब्राह्मण हैं, बाल ब्राह्मण हैं, उनकी चोटी घसीटी जाती है, लाठी चार्ज होती है, उनकी पिटाई होती है, वीडियो वायरल होता है। उसके बाद शंकराचार्य जो हैं वो धरने पर बैठ जाते हैं, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, उनके साथ हज़ारों लोगों का मजमा लग जाता है, और वो आश्रम नहीं जाते, वो फुटपाथ पे जो है बैठ जाते हैं। अब सोचिए कि जब ये सब कुछ हो रहा हो, बदसलूकी हो रही हो, पुलिस पिटाई कर रही हो, ऐसे में 18 तारीख को, उसी 18 तारीख को ये कैसे हो जाएगा माघ मेले में सबके बीच में। और यहाँ पर ऑर्डर में देख रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि दिस इंसिडेंट, alleged incident of sexual assault stated to have occurred on or about 18th जनवरी 2026। तो जिस दौरान ये घटनाक्रम हो रही है, जब शंकराचार्य जो हैं वो पुलिस से एकदम भिड़े हुए हैं, उसी वक्त ये घटना कैसे हो रही है अनशन के दौरान, ये थोड़ा सा संदेहास्पद है। अगर ये घटना आश्रम में हुई होती या आश्रम किसी रिमोट एरिया में होता, वहाँ ज़्यादा भीड़ ना होती और वो बच्चे वहाँ होते, तो एक बात समझ में आती। लेकिन 18 जनवरी को क्यों हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा। अब एक और पॉइंट जिस पर शक होता है, वो पॉइंट ये है कि जब ये घटना मान लीजिए हो ही गई, उसी भीड़ में हो गई, शंकराचार्य ने यौन शोषण कर ही दिया उसी अनशन पर बैठे बैठे सबके सामने, मान लीजिए। सवाल इस बात का है कि जब आशुतोष ब्रह्मचारी जो योगी की लॉबी को बिलोंग करते हैं, जो ये पूरा मुकदमा लड़ रहे हैं, वो जब FIR लिखाने जाते हैं तो SHO उनको एंटरटेन नहीं करता। जो कोतवाल है, जो इंस्पेक्टर है थाने का, लोकल थाने का, उसको जब तहरीर मिलती है, उसको जब कंप्लेंट मिलती है, जो इतना एक्सपीरियंस्ड है इंस्पेक्टर, और योगी का आदमी आशुतोष ब्रह्मचारी साहब, उनकी एप्लीकेशन उस वक्त एंटरटेन क्यों नहीं होती, तब मुकदमा क्यों नहीं लिखा जाता। चलिए साहब, SHO ने नहीं लिखा तो जो DCP हैं वो क्यों नहीं लिखते। और ये जिक्र भी है कि कमिश्नर पुलिस के पास भी गए थे प्रयागराज के, तो कमिश्नर पुलिस भी FIR नहीं लिखता। इतना संगीन मामला अगर आप बता रहे हैं, ना ही DCP एंटरटेन करता है, ना ही इंस्पेक्टर एंटरटेन करता है, तो क्या वाकई कहानी गढ़ी हुई थी जो पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी? पुलिस क्यों नहीं लिख रही थी केस? अगर कहीं गोली चली है या कहीं पर डकैती पड़ी है तो पुलिस FIR क्यों नहीं दर्ज कर रही? अगर इतना बड़ा अपराध हुआ है तो ना SHO एंटरटेन कर रहा है, ना DCP मान रहा है, ना CP मान रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब दोस्तों एक और पॉइंट नोट करिए। जो जज साहब हैं, पॉस्को कोर्ट के जो जज हैं, जो यौन अपराध, बाल यौन अपराध उसके मामले सुनते हैं, जब ये मामला वहाँ गया तो जो जज साहब थे, एडिशनल सेशन जज, पॉस्को के स्पेशल जज कह लीजिए आप, तो उनको तुरंत उस मामले में अगर गंभीरता थी, वो मामला संगीन था, उसी वक्त
जज साहब को आदेश देने चाहिए थे कि इस पर एफआईआर दर्ज करो, और जिस एसएचओ ने एफआईआर दर्ज नहीं करी या जिस डीसीपी ने इसका ध्यान नहीं दिया उनके खिलाफ एक्शन हो। लेकिन जज साहब ऐसा नहीं करते। जज साहब क्या करते हैं, वो एक 7 तारीख को ऑर्डर देते हैं कि भाई इस मामले की जरा छानबीन करिए, मामला ठीक है, सही है, क्या है। इंक्वायरी की जाती है, उस दिन एफआईआर के इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते। हालांकि ये डिस्क्रिशन जज साहब का है, एफआईआर के लिए भी कह सकते थे, इंक्वायरी के लिए भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने इंक्वायरी के रास्ते को चुना उस दिन 7 तारीख को। अब दोस्तों एक और मामला जिस पर आपको भी शक हो सकता है, मुझे तो शक हो ही रहा है। जब ये सारा मामला चल रहा था, प्रेशर दिया जा रहा था शंकराचार्य लगातार ये कह रहे थे कि भाई योगी माफ़ी मांगें या योगी के अधिकारी माफ़ी मांगें, वरना मैं आमरण अनशन से उठूंगा नहीं। मीडिया उसको दिखा रही थी। अब ये सारा कुछ चल रहा था, उसी बीच जब ये आशुतोष ब्रह्मचारी मुकदमे की भी तैयारी कर रहे थे, तभी माघ मेले के जो अफसर हैं वो शंकराचार्य के लोगों से मिलते हैं और कंप्रोमाइज़ की बात होती है। जिला प्रशासन के अधिकारी कहते हैं कि साहब ऐसा है कि हम आपको स्नान भी करवाएंगे, हम आप पर फूल और माला भी डालेंगे, हम आपको पालकी पे भी ले चलेंगे, बस आप थोड़ा मान जाइए, आप मान जाइए। ये मान मनोवल क्यों हो रही थी? और वही जिला प्रशासन के अफसर कर रहे थे जिनको जानकारी थी। अगर हम आशुतोष ब्रह्मचारी जिनकी हिस्ट्री शीट है क्रिमिनल, उन पर हम यकीन भी कर लें, तो उनको तो अधिकारियों को तो पता था कि यहाँ पर बाल शोषण हुआ है, यौन शोषण हुआ है, तो फिर कंप्रोमाइज़ क्यों कर रहे थे शंकराचार्य के साथ? ये कंप्रोमाइज़ था, ब्लैकमेल था, प्रेशर पॉलिटिक्स थी, कम से कम मुझे तो समझ में नहीं आ रही। अब दोस्तों कई और ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि भाई कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है। मेरी बात तो आप सुन ही रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एक दूसरी जो राय है वो भी आप लीजिए इसमें, और इसीलिए मैंने आज वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा साहब से कहा कि भाई आप भी आइए, कुछ सवाल मेरे जहन में, कुछ जवाब आपके पास होंगे, क्योंकि आप भी इस मामले को ट्रैक कर रहे हैं और मुझे लगता है आपको भी सुनना चाहिए कि उमाकांत जैसे सीनियर जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश को जानते हैं, योगी को जानते हैं, प्रयागराज की पुलिस को जानते हैं, मामले की तह में, जरा उनको भी सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर। उमाकांत जी, जो मेरा पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप इस मामले की तह में जा रहे हैं, कि भाई ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये योगी के लॉबी के हैं, ये उन साधु संतों के क्लोज हैं जो शंकराचार्य से जिनकी बनती नहीं है। अब ये आदमी आशुतोष ब्रह्मचारी, ये आदमी कंप्लेनेंट कैसे बन गया? इसको एक्सेस कैसे मिल गया शंकराचार्य के आश्रम का, जिसका 36 से आंकड़ा है, वो वहां मौके पर कैसे, वो कंप्लेनेंट कैसे? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ये जो आशुतोष, तथाकथित आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, ये किसके आदमी हैं? ये सीधे सीधे ये जो योगी आदित्यनाथ का जो रिजिम है उसके लोगों के करीब हैं। ये जो जगत गुरु राम भद्राचार्य जो है, ये अच्छा, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके आदमी है जी। ओके ओके ओके। मेरा दूसरा सवाल जो है उमाकांत जी, ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी है, जिसका नाम आशुतोष पांडे है, ऐसा कहा जा रहा है कि जैसा आपने कहा कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जो अपोजिट लॉबी है शंकराचार्य की, उसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि आपराधिक इतिहास है। क्या आपको लगता है कि जिस आदमी का आपराधिक इतिहास है उस पर खुद इतने मुकदमे हों और वो मौके पे पहुंच रहा है और वो इसमें कंप्लेनेंट बचा है, क्या इसमें भी आपको कुछ शक होता है, संदेह होता है इस पूरे घटनाक्रम में? अरे दीपक जी, शक और संदेह के अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। पूरे केस में राम भद्राचार्य का ये चेला है और राम भद्राचार्य और योगी का जो ऑपरेशन है वो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। कि समस्या ये है कि जैसे शंकराचार्य अभिमुक्तानंद ने कहा, टिप्पणी की उन्होंने कि भाई ये बेसिक बुनियादी फंडा ये है कि देखिए ये शंकराचार्य की जो इंस्टीट्यूशन है उसको खत्म करना चाहते हैं, और जब उसको खत्म करना चाहते हैं तो भाई जब कोई आपसे सवाल पूछ रहा है, आपके रास्ते में रोड़े अटका रहा है, आपको लग रहा है कि हमारा दुश्मन है, तो उसको चरित्र हनन करके पूरा जो राजनीतिक सिस्टम है, पूरा पुलिस का सिस्टम है, ये सारे लोग लगे हुए हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर 18 तारीख को जो क्राइम हुआ, क्राइम के बाद जो है सवाल ये है कि उसी दिन बवाल हो रहा है, उसी दिन झगड़े फसाद हो रहा है, उसी दिन शंकराचार्य का रथ को रोका जा रहा है स्नान करने से,
उसी दिन भगदड़ हुई, उसी दिन बटुक जो सन्यासी हैं शंकराचार्य के साथ उनकी टीम के लोग, उनको पीटा गया, बुरी तरह पीटा जाता है और हजारों लोग हैं वहां, कैमरे हैं, मीडिया है चप्पे चप्पे पर। तो उस घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ी बेशर्मी की बात मैं कहूंगा आप पुलिस प्रशासन और वहां की व्यवस्था के लिए, कि इनको कहानी गढ़ने भी नहीं आ रही है। भाई आपने उसी दिन बवाल पला, उसी दिन झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद आप करें कि इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप हुई। भाई आप रास्ते चलते तो किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि आप रास्ते भी जा रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं और इंटीमेट रिलेशन भी स्थापित हो रही है। जी, और कम से कम यौन अपराध अगर है, बच्चों के साथ है, इस तरह की घटना है, अगर है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। भीड़ के अंदर जिस वक़्त वो धरना दे रहे हैं, खुद टेंशन में हैं, दबाव में, मुझे नहीं लगता कि इस मनोस्थिति में अगर कोई अय्याश भी होगा तो जिस वक़्त वो धरना दे रहा है तो उस वक़्त इस तरह का काम करेगा। और ये भी एक बहुत बड़ा इत्तेफ़ाक है कि जिस दिन घटना हो रही है उसी दिन ये भी घटना हो रही है। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि अगर ये इतना संगीन मामला था, पॉस्को का मामला था, बच्चों का मामला था, यौन शोषण का मामला था, तो उमाकांत जी जब ये बच्चे और ये जो ब्रह्मचारी साहब हैं शिकायतकर्ता, ये जब इंस्पेक्टर के पास गए, एसएचओ के पास गए, या फिर ये कमिश्नर पुलिस के पास गए, या फिर ये डिप्टी कमिश्नर के पास गए, तमाम अधिकारियों के पास ये तहरीर लेकर गए, उस वक़्त इनकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? पुलिस ने इनकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? क्या पुलिस को भी लग रहा था ये संदिग्ध मामला है? क्या पुलिस कन्विंस नहीं थी कि इस तरह का अपराध हुआ है? ये क्या मामला है कि देखिए पुलिस ने शुरू में इसमें मुकदमा दर्ज नहीं किया? देखिए आपका सवाल बड़ा जेन्युइन सवाल है और मुझे लग रहा है कि आपके सवाल पर, ये जो सवाल आपने पूछा, इस पर हाई कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग्स जो है, जो हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, तो इस सारे सवाल पे किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि पॉस्को एक बहुत सीरियस क्राइम है और इतना सीरियस क्राइम है कि इसमें तो मतलब कोई जमानत ही नहीं होनी है। जो आदमी पकड़ा जाएगा तो जमानत ही नहीं होनी। सवाल यह है कि पॉस्को केस को लेकर के अगर कोई विक्टिम, जो पीड़ित पक्ष है, जो बच्चा है, मतलब जिसकी उम्र जो है 18 से कम है, तो पॉस्को के उसके साथ किसी भी तरह का यौन अपराध करे तो वो पुलिस में गया। तो सवाल यह है कि पुलिस ने मना क्यों किया, नंबर एक बात। उसके बाद वो साहब पुलिस कमिश्नर के पास मामला पहुंचा, तो पुलिस कमिश्नर ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो ना यौन अपराध के मामले में अगर उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों में और प्रयागराज में अगर थाने, जो इतना महत्वपूर्ण जोन है, धार्मिक जोन है, अगर वहां इस तरह के यौन अपराध होते हैं और पुलिस उनका संज्ञान नहीं ले रही है, तो सबसे पहले तो जो हाईकोर्ट में अगर मामला जाएगा तो हाईकोर्ट पहले जो एसएचओ है, जो कह रहा है कि मेरे पास आए, मैंने इनको भगा दिया, भगाना ही हुआ जी, तो पहले तो वो इंस्पेक्टर जेल जाएगा। क्योंकि पॉस्को जैसे गंभीर अपराध में कोई थाने को रिपोर्ट करता है और पीड़ित पक्ष जाता है, तो थानेदार को अरेस्ट होना चाहिए। इस पर मुकदमा मुझे लग रहा है कि हाईकोर्ट करेगा और पुलिस कमिश्नर को भी इसमें पार्टी बनाया जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह रहे हैं कि अगर शंकराचार्य ने ये कृत्य किया या शंकराचार्य के चेलों ने ये कृत्य किया, तो जब ये कंप्लेंट स्टेशन हाउस अफसर एसएचओ के पास गई या डिप्टी कमिश्नर के पास गई या कमिश्नर के पास गई, किसी भी पुलिस अधिकारी ने इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया? ये बहुत 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 अहम बात है इसमें, और यहीं से शक होता है कि भाई ये कितना जेन्युइन आरोप है। उमाकांत जी, एक सवाल और जहन में आता है कि जिस वक्त ये एफआईआर नहीं लिखी गई या पूरे जिला प्रशासन को पता लग गया कि भाई आशुतोष ब्रह्मचारी घूम रहे हैं मुकदमा कराने के लिए शंकराचार्य पे, उसी बीच तकरीबन 27-28 जनवरी को उसी बीच ये खबर सामने आई, अखबारों में छपी और तमाम चैनल्स पे भी आई, सोशल मीडिया पे, कि साहब जिला प्रशासन, माघ मेला जो था उसका प्रशासन वो कंप्रोमाइज करना चाहता था शंकराचार्य से। उनसे, उनके चेलों के साथ एक मीटिंग थी, उसमें यह कहा गया कि साहब शंकराचार्य स्नान कर रहे हैं तो हम स्नान करवा देंगे, हम उन पर फूल और माला भी बरसा देंगे, हम उन पर जो है हमको पालकी से जाने देंगे। तो अगर एक तरफ एफआईआर हो रही थी, जिला प्रशासन को सब पता था, माघ मेले वाले अफसरों को सब पता था, पुलिस को पता था, तो फिर ये कंप्रोमाइज कैसा हो रहा था शंकराचार्य के साथ? दीपक जी, कंप्रोमाइज वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। ये तो एक ब्लैकमेल का एक पैकेज था।
ओके, कि आप ओके। क्योंकि शंकराचार्य जी को आप कोप भवन में चले गए और आपको लग रहा है कि इससे पूरा आपको पॉलिटिकल डैमेज अगले चुनाव में होने वाला है। और पूरे साधु संत, मैं आपको बता रहा हूं कि बड़ी तादाद में साधु संत जो इनकी पाखंड की भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के पाखंड की पॉलिटिक्स और राम भद्राचार्य के जो पाखंड की पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ हैं जो लोग साधु संत तमाम, वो शंकराचार्य के साथ है। तो इनको लगा कि ये देखिए अगर ये हुआ तो फिर तो हमारे मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो जो अफसरों की वो जत्था भेजा गया वो एक ब्लैकमेल करने के लिए भेजा गया, ऐसा मुझे लगता है अच्छा, जी। इसका मतलब शंकराचार्य से डील हो रही थी कि भाई मान जाइए आप और स्नान कर लीजिए, है ना, आप नाराज मत होइए, धरना मत दीजिए, आप धरना जो है उसको खत्म करिए। और जब वो नहीं माने तो फिर सेकंड थॉट में ये प्रोसेस शुरू हुआ, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल सही आपका कहना है। सवाल बड़ा जेन्युइन है आपका कि जो अधिकारी गए थे, उन अधिकारियों का एक लंबा करियर है प्रशासनिक व्यवस्था में और उन अधिकारियों को भेजा गया और उन अधिकारियों को क्या पॉस्को के जो क्रिमिनल हैं, उनसे जी, नेगोशिएशन करने के लिए भेजा गया। और अगर उनको भेजा गया तो वो उसके साथ ही जैसे वो गए थे और उनका अगर नियत साफ होती और खोट नहीं होता उनकी नियत में, तो उसी समय वो उनके साथ तो पूरा ताम सरकारी तामझाम सब कुछ था। जी, वो उसी समय कहते साहब कि आपके खिलाफ हम वारंट लेके आए हैं कोर्ट से और ये चीजें ऐसे हो रही है। मैं साफ साफ आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो कोर्ट के थ्रू जो किया गया, क्योंकि पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस कमिश्नर हैं, जो जो एसएचओ है और जो सरकारी जो कमिश्नर प्रयागराज, वो सारे लोग कटघरे में ऑलरेडी उसी दिन जिस दिन भगदड़ मची थी पिटाई हुई थी। स्नान घाट पर, हाँ। तो हम्म। उसी दिन ये सारे लोगों के फोटो दिखा करके शंकराचार्य अभिमुक्तासनम ने इनको इनको बेनकाब कर दिया था, इनकी फोटो तक दिखा दी थी। तो उसके बाद तो ये मुंह छुपाने के लिए इनके पास जगह नहीं है। तो ये अगर इन्हीं के पास जाते तो इन्होंने क्या किया कि एक बहाना बनाया कि देखिए आप कोर्ट के थ्रू आओ, सीधा आओगे तो इसमें तो थोड़ा ये लोग कहेंगे कि बदले की भावना है। तो जो पुलिस जो काम खुद नहीं कर सकती है, ठीक है। उस वो पुलिस ने कोर्ट के थ्रू मैनेज करवाया, ओके, पॉस्को कोर्ट मतलब के आप ये थ्रू, कह रहे हैं, और आप उसी ये के कह ये रहे हैं नतीजा क्योंकि सामने जी। समझ गए, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि पुलिस वर्सेस शंकराचार्य हो गया था, जब पुलिस ने पिटाई की फिर शंकराचार्य जी। धरने पर बैठ गए, शंकराचार्य नाराज हो गए, योगी की आलोचना करने लगे, उन्होंने कहा माफी मांगे, योगी माफी मांगने को तैयार नहीं थे। तो एक तरह से योगी की पुलिस वर्सेस शंकराचार्य हो गया था। तो आपका ये कहना है कि पुलिस ने सीधे एफआईआर एंटरटेन नहीं करी, उन्होंने कहा कि आप कोर्ट के थ्रू आइए। उमाकांत जी, लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लग रहा है टोटली ये सारा मामला प्रेशराइज करने का था, शंकराचार्य को दबाव देने का था, क्योंकि शंकराचार्य लखनऊ कूच करने वाले थे, योगी का घेराव करने वाले थे, और योगी को लेकर एक बहुत ज्यादा साधु संत समाज में विवाद खड़ा हो रहा था? क्या आपको लगता है कि प्रेशर टैक्टिस थी? प्रेशर टैक्टिस भी थी और ब्लैकमेल दोनों थे, क्योंकि ये इनको लगा कि शंकराचार्य जी इनके प्रेशर में आ नहीं रहे हैं, वो झूठ के साथ नहीं खड़े हैं, झूठ इनके झूठे वादों में, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले हैं। क्योंकि इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था जनवरी में 18 तारीख को हुआ था, जो इनके साथ जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ तो वो भूले नहीं है। तो इसका ये बदले की भावना से सारा कुछ हो रहा है। और शंकराचार्य ऐसे व्यक्ति है जो उनकी इमेज है, जो उनकी छवि है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते झूठी बातों पर। और मुझे साफ साफ ये लग रहा है कि ये चूंकि इनको पॉलिटिकल डैमेज बहुत ज्यादा हो सकता है शंकराचार्य की नाराजगी की वजह से, तो इनको लगता है कि ये चीजें ऐसा करवट लेंगी। और हाई कोर्ट का सबसे बड़ा मुझे लग रहा है कि ये एक्सपोज होंगे हाई कोर्ट में। हाई जी, कोर्ट में ये एक्सपोज इसलिए हो जाएंगे कि ये जो इंस्पेक्टर है जिसके यहाँ बट ये जो फर्जी पीड़ित लोग गए तथाकथित कि साहब हमारे जी, साथ यौन शोषण हुआ, पॉस्को एक्ट में केस कर दो, तो इसके प्रूफ कैसे हाईकोर्ट में दिखाएंगे? तो सही किस बात है। कितने बच्चे ब- कितने मिनट पे गए, कैसे संपर्क किया, कैसे गए, उसके फुटेज लेके आइए, इंस्पेक्टर थानेदार साहब कब मिलने गए, पुलिस कमिश्नर से कब मिलने गए। तो ये बेसिकली एक फैब्रिकेटेड केस है। और अगर कोई केस है तो जो पुलिस अधिकारी नेम्ड किए थे, जिनको शंकराचार्य ने नामांकन किया था कि ब्लेम किया था जिन पर, वही वही लोगों को जांच का जिम्मा सौंपा गया। और इतने बड़े विवाद में उन अधिकारियों को तो तत्काल हटाया जाना चाहिए था।
जो बिल्कुल, सरकार बिल्कुल। राज्य सरकार की बदनामी करवा रहे हैं, पूरे नहीं, सही केस कह को रहे हैं। मिसहैंडल किया है थोड़ा सा जज उन साहब को अधिकारियों भी को हटाया देखना, जाना चाहिए था वहां से। जी, जज साहब को भी देखना चाहिए था कि अगर शंकराचार्य वर्सेस प्रयागराज पुलिस है, तो ये वो सीआईडी से भी जांच करा सकते थे, वो जांच किसी और एजेंसी से भी करा सकते थे। इतनी पावर्स हैं पॉस्को के एडिशनल जज के पास। और दूसरी आपने बात बड़ी कही कि ये प्रेशर का मामला था, ये किसी तरह से ब्लैकमेल का मामला था कि शंकराचार्य को मनाया जा रहा था, लेकिन वो मानने वाले नहीं थे। और अब दोस्तों देखना ये होगा कि जैसा उमाकांत जी कह रहे हैं कि जब हाई कोर्ट में केस जाएगा तो इसकी परतें खुलेंगी। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो केसेस फैब्रिकेट किए जाते हैं, जब कहानी आप गढ़ते हैं, जब मनगढ़ंत कहानी में आप किसी को फंसाने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर कड़ियाँ कमज़ोर ही रहती हैं और वो कड़ियाँ कभी जुड़ती नहीं हैं और इस तरह के केस जल्दी खुल जाते हैं। सच जो है वो अदालत में हमेशा टिका रहेगा। झूठ की बुनियाद पे केसेस टिक नहीं पाते हैं। हो सकता है कुछ अदालतों तक वो केस चल जाए, लेकिन धीरे धीरे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक इसकी परतें खुलेंगी। लेकिन जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। शंकराचार्य के साथ ऐसी ही गलती जयललिता ने करी थी, जहां उनका करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। और ऐसी ही गलती कुछ योगी जी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी भी समय है योगी आदित्यनाथ जी के पास, और अगर वो सोचे कि ये जो साधु वर्सेस साधु है, धर्म बनाम धर्म की जो लड़ाई है, इससे बहुत कुछ मिलने वाला नहीं। अल्टीमेटली उसी धर्म की का ही अपमान है जिस धर्म की राजनीति हो रही है। उमाकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।